स्वागत है आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुपद का तीसरा क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बहुपद का शून्यक और बहुपद के गुणांक के बीच क्या संबंध होता है और किसी भी बहुपद का शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। इस क्लास से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा आज हम हिंट करें आप लोगों को कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लास तक समझा रखा था कि अगर कोई f ऑफ x बहुपद है तो इसके जितने घात होंगे उतना शून्यक होता था इसका। मतलब कि अगर बहुपद का घात 2 है तो उसका शून्यक भी 2 होता था। बहुपद का घात अगर 1 है तो उसका शून्यक भी 1 होता था। तो यहाँ पे शून्यक तो आप समझ पा रहे थे कि शून्यक क्या है और गुणांक क्या होता है, एक थोड़ा सा देख सकते हैं। मान लीजिए ये f ऑफ x कोई बहुपद दिया हुआ है तो गुणांक भी मैंने समझाया था कि जैसे कि मान लेते हैं x क्यूब यहाँ पे है तो x क्यूब का गुणांक क्या हो गया a, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया b, x का गुणांक क्या हो गया c, और इस लास्ट वाले को हम कह सकते हैं कि x का पावर 0 का गुणांक क्या हो गया d, या फिर इस चीज़ को हम लोग स्थिरांक भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं स्थिरांक। क्लियर बात। तो यही सब जैसे यहाँ a, b, c और d, इसके बीच और इस बहुपद के शून्यक के बीच क्या संबंध होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए, मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है कि रैखिक बहुपद। आप सभी को पता होगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, बहुपद व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस b। मैंने पिछले क्लास में समझा रखा है इसके बारे में। अच्छा, आपको पता है कि अगर ये रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यांक जो निकलेगा, इसके जो शून्यंक होंगे वो कितना निकलेगा, इसका एक शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है। तो मान लेते हैं जैसे कि अब यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल याद दिलाएं। हमने पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल्स लिया था 2x माइनस 8, एक एग्जाम्पल्स लिया था। इस बहुपद का शून्यक कितना आ रहा था, x इज इक्वल टू 4 आ रहा था। तो हम क्या कह सकते थे कि जो 4 है इस बहुपद का शून्यक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था 2x माइनस 8, तब हम कह पा रहे थे कि 4 जो होगा इसका शून्यक होगा। अगर यहाँ पे 2x माइनस 10 लिखा हुआ रहता तो शून्यक दूसरा हो सकता था। 2x प्लस 12 लिखा रहता तो शून्यक दूसरा होता। लेकिन यहाँ पे बात है कि ax प्लस b है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शून्यक होगा। हम मान लेते हैं कि इस बहुपद का शून्यक है अल्फ़ा। कुछ समझ में आ रहा है? हमने क्या मान लिया, एक हमारे पास व्यापक रूप दिया हुआ था बहुपद का, तो हमने मान लिया कि इस बहुपद का शून्यक है अल्फ़ा। तो आपको पता है कि शून्यक का और इस बहुपद के गुणांक के साथ एक संबंध होता है, और वो संबंध होता है कि जब आप अल्फ़ा को लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। ये संबंध होता है शून्यांक और गुणांक के बीच। आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा क्या है, इसका शून्यांक है। इस बहुपद का शून्यांक यदि अल्फ़ा होता है तो संबंध क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते थे कि 2x माइनस 8 जो होता था हमारे एक बहुपद, हम बार बार इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ले रहे हैं कि 2x माइनस 8 एक जो हमारा बहुपद था, इसका शून्यक कौन था, 4 था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ज़रा देखिए, जैसे यहाँ क्या बोला जा रहा था माइनस बी बाई ए, तो आपको पता है यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। क्यों भाई, व्यापक रूप से आप तुलना कीजिए, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, माइनस 8, b इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 8। ये तुलना करना भी मैंने सिखा रखा था पिछले क्लास में, किस प्रकार से बहुपद को उसके व्यापक रूप से तुलना करके a b का वैल्यू निकालते थे। अब ये जो संबंध आया कहाँ से, इसके बारे में देखिए। जैसे ही आप करेंगे माइनस फॉर्मूला का और b की जगह पर कितना, माइनस 8 डिवाइडेड बाई a की जगह पर कितना है 2, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, फाइनली कितना आंसर 4। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग इस 4 जो हमारा इस बहुपद का शून्यक था 4 को हम लोग क्या लिख पाए, माइनस बी बाई ए। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे भी इस चीज़ को इक्वल करें मतलब कि ax प्लस b को अगर आप इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो माइनस बी बाई ए आएगा। मतलब शून्यांक जो आएगा वो माइनस बी बाई ए आएगा। तो यहाँ से तो पहला जो चर वाला होता है, इसकी जो पहला घात वाला रैखिक बहुपद होता है, उसके लिए स्पष्ट है कि अल्फ़ा जो आपका शून्यक होगा उसको आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। इसके बारे में हमने देख चुके हैं हम लोग। मेन जो है, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ये चीज़ें हैं कि द्विघात बहुपद का गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध क्या होता है और त्रिघात बहुपद का गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए शून्यांकों का संबंध जो निर्भर करता है कि उसका घात कितना है। ठीक है, किसी बहुपद का घात 2 है तो उसका शून्यांक भी 2 संबंध देता है। ठीक है, जैसे कि आप बात को समझिए, इसका पहला बोल देंगे हम लोग
सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये बहुपद द्विघात बहुपद है तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मीन्स कि इसके शून्यांकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि भाई इसके घात 2 हैं। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि एक बहुपद था जिसका शून्यांक 4 आ रहा था, उस तरीके से अगर यहाँ पे कोई बहुपद दिया हुआ रहता तो उसके शून्यांक 2, 3 या 1, 5 या 1, 7 कोई भी 2 संख्या आता हमारा शून्यक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे व्यापक रूप है तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके कोई 2 शून्यांक होंगे। ठीक है, समझाने के लिए अगर हम थोड़ा सा कहें, मान लीजिए ये कुछ f(x) = रहता है x² - 7x + 8। हो सकता है इसको सॉल्व करते तो हमारा x = 5 और x = 7, 2 शून्यांक आ जाता, शून्यक आता। लेकिन यहाँ पे तो वैसी बात नहीं है, यहाँ पे ax² bx + c है। तो हम यहाँ पे क्या अपने मन से हम मान लेते हैं कि जो पहला यहाँ 5 आ रहा था, हम मान लेते हैं कि पहला अल्फ़ा आएगा शून्यक, दूसरा बीटा आएगा शून्यक। बात समझ में आ रहा है, हम मान ले रहे हैं। ठीक है, और ये सही नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने 2 शून्यक माना, आपको पता है। अच्छा, इसी प्रकार से इसका हम लोग 3 शून्यक कौन कौन मान लेंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसके घात 3 है तो हमने 3 शून्यक मान लिया। अब संबंध जो होता है ना, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यही आपको समझना है ताकि आपको याद करने की आवश्यकता ना हो। देखिए संबंध क्या होता है, शून्यांकों का योग से ही संबंध निकलता है। क्या होता है, हर बार हम लोगों को शून्यांकों का योग करना पड़ता है। बात को समझिए, हर बार शून्यांकों का योग करना पड़ता है। ये दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए कि हर बार शून्यांकों का योग करना पड़ता है। लेकिन शुरुआत में योग करेंगे 1-1 लेकर, फिर उसके बाद करेंगे 2-2 लेकर, फिर उसके बाद करेंगे 3-3 लेकर। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपके पास 2 शून्यांक है तो पहला संबंध जो निकलेगा योग कर ही, जितने भी संबंध होते हैं योग कर ही निकाले जाते हैं। तो पहला संबंध 1-1 करके योग कीजिए, तो 2 रूट ही है, 2 शून्यांक ही है। अगर 1-1 करके हम ऐड करेंगे तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग शून्यांकों का योग। जैसे योग करेंगे तो पहला बार क्या बोले हैं हम, 1-1 करके योग करना है। 1-1 करके मतलब कि अल्फ़ा प्लस कर दीजिए बीटा। कैसे योग कर रहे हैं हम लोग, 1-1 करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1-1 करके योग कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा। समझ में आया बात। तो इसका मीनिंग जो होता है, इसका जो संबंध होता है किसके साथ, a, b और c के साथ। ये क्या है, आपका गुणांक है। a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, b किसका गुणांक है, x का गुणांक है, c क्या है, स्थिरांक है या x⁻0 का गुणांक है, कह सकते हैं। हालांकि हम लोग स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो देखिए इसका क्या होता है, बात को समझना है आपको। सबसे पहले आप देखेंगे x² का गुणांक, और नीचे भी वही लिख दीजिए आप, x² का गुणांक। अब चेंजिंग कहाँ करना, हम ये इस प्रकार से लिख रहे हैं ताकि आपको याद ना करना पड़े। बात को बहुत अच्छे से समझना है। जब हम लोग 1-1 करके जोड़ रहे हैं, समझिए, जब हम लोग 1-1 करके जोड़ रहे थे तो शून्यांकों का योग हो गया। तब हम लोग क्या करते हैं, 1-1 करके जोड़ रहे हैं। एक क्या है, सम या विषम, विषम है, विषम है। तो भाई अब आपको पता है कि विषम में हम लोग हमेशा माइनस यूज़ करेंगे। अगर विषम रहा तो यहाँ फॉर्मूला में माइनस यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, इसको आपको बीएससी मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों का प्रूफ पढ़ना है। अभी हम लोग बात करते हैं। जब विषम रहेगा, देखिए 1-1 करके जोड़े, मतलब 1 क्या विषम है तो यहाँ माइनस देंगे। अच्छा, 1-1 करके जोड़े हैं तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, 2 - 1 आपका बन गया रिजल्ट। 2 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, मतलब क्या, सिंपली x। कुछ समझ में आया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया कि जब आप 1-1 करके जोड़ रहे हैं तो ये किसके लिए था, द्विघात के लिए था। तो क्या हो गया, x⁻2 - 1, तो क्या बन गया, x का गुणांक और नीचे क्या, x² का गुणांक। और यहाँ माइनस कहाँ से आता है, चूंकि 1-1 करके जोड़ रहे हैं, विषम है इसलिए माइनस आता है। तो फाइनली रिजल्ट अगर बने इस चीज़ के लिए हम लोग लिखना चाहें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या होगा, देखिए तो x का गुणांक क्या है, b, माइनस फार्मूला से b, और x² का गुणांक क्या है, a। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें आपको याद ना करनी पड़ रही होंगी आज के बाद से, है ना, क्योंकि आपने समझा कि 1-1 करके जोड़ रहे थे तो विषम था, इस वजह से हमें माइनस देना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा 2 से जितना का घात का बहुपद है उतना ही से शुरुआत करते हैं और जितना करके जोड़ रहे हैं घटाते हैं। वो समझ में आ रहा है। अब दूसरा संबंध क्या होता है, 2-2 करके जोड़ेंगे। अब हम लोग 2-2 करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 करके आप पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए। जैसे अल्फ़ा का बीटा से बनाएंगे तो सिर्फ एक ही जोड़ा पॉसिबल है। देखिए अगर ये चीज़ ऐसा रहता तो अल्फ़ा का बीटा 1 बना,
फिर अल्फा का गामा दूसरा बना, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है, वो क्या, अल्फा बीटा, और तो कुछ भी नहीं है। योग करने के लिए और कोई है क्या, अल्फा गामा अल्फा वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से जब हम लोग दो करके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो ये दोनों शून्यांकों का गुणनफल को दिखा रहा है ना। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। क्या कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल में क्या होता है, ध्यान रखिए, दो दो करके जोड़ने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, लेकिन संभावना जो हमारा युग्म बन रहा था एक ही युग्म बन पाया, इसलिए सिर्फ यही लिखना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे, क्या भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइडेड बाई फिर से वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। चेंजिंग कहाँ करना है, यहाँ पे जो होगा, कितना करके जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, दो दो करके जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या होगा, x का पावर 2 माइनस 2। अच्छा, दो दो करके जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, दो सम है कि विषम, अगर विषम होता तो माइनस देते, क्योंकि सम है दो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं देंगे, प्लस देंगे। ठीक है बात। तो अब 2 माइनस 2 जैसे ही कर देंगे तो जरा बताइए x का पावर 0 हो जाएगा क्या। तो x का पावर 0 कौन है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा। आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 का गुणांक कौन है, c है, तो इसी चीज़ को आप c लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई a। समझ में आया किस प्रकार से करते हैं। अब इसी x का पावर 0 का गुणांक को हम लोग स्थिरांक भी लिखते हैं, हम आपको समझाने के लिए लिखे, ये भी सही है, आप इसके जगह पे स्थिरांक भी लिख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बस दो ही संबंध होता है, अब 3 3 करके जोड़ सकते हैं क्या, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, 4 4 करके जोड़ सकते क्या, नहीं जोड़ सकते। तो इसीलिए कभी भी द्विघात बहुपद का जब बात हो तो सिर्फ दो ही संबंध निकल के आते हैं, एक शून्यांकों का योग, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। बात समझ में आया। अब आते हैं इसमें, सेम वही रिजल्ट, पहला क्या, एक एक करके जोड़िए। तो एक एक करके जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होगा देखिए, तो एकदम सेम, यहाँ पे 3 घात वाला था तो x का पावर 3 3 कर रहे थे, सॉरी x यहाँ 2 पावर था तो x का पावर 2 2 कर रहे थे। यहाँ क्या, x का पावर 3 का गुणांक डिवाइडेड बाई क्या, x का पावर 3 का गुणांक, x का पावर 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना करके जोड़ रहे हैं हम लोग, तो एक एक करके जोड़ रहे थे तो क्या होगा भाई, माइनस होगा, क्योंकि ये भी सम है, माइनस दे दिए। ठीक है, अच्छा एक एक करके जोड़ रहे थे तो क्या होगा, एक घटेगा, तो 3 में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, 2। समझ में आया। फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या, नहीं। तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर का माइनस तो पहले आइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कौन है, एक्स स्क्वायर गुणांक है b, डिवाइडेड बाई कौन है, एक्स क्यूब का गुणांक a। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया पहला। आया समझ में बात। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोग लिखते हैं शून्यांकों का योग, लेकिन अब कितना कितना करके, दो दो करके। शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को लेकर, दो शून्यांकों लिख दीजिए, दो शून्यांकों को लेकर। बात समझ में आ रहा है। अब दो शून्यांकों को लेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल जो आपका युग्म है, मतलब संभावित जो युग्म है कितना बनेगा। सबसे पहले कैसे हम लोग करते हैं, देखिए अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा देख रहे हैं कैसे करना है, समझना है। अल्फा का बीटा से कर दिए, अब अल्फा किससे करेंगे, गामा से। अल्फा का बीटा से किए, अब अल्फा का गामा से करेंगे। बात को समझना है, अल्फा का बीटा से किए, अब अल्फा का गामा से, पीछे नहीं बढ़ना। फिर अब आइए बीटा पे, बीटा का किससे कर देंगे, गामा से। समझ में आया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप पीछे क्यों नहीं आए। बाबू पीछे देखो, अगर आते हैं हम लोग तो बीटा का गामा होगा, बीटा गामा लिखिए या अल्फा बीटा लिखिए, बीटा गामा लिखिए या अल्फा बीटा लिखिए, दोनों को तो एक ही है, 2 गुने 3 या 3 गुने 2, तो एक ही चीज़ होता है। तो इसलिए हम लोग लिखे अल्फा का बीटा, फिर अल्फा गामा, फिर यहाँ पहुँचे, फिर आगे पीछे बढ़ेंगे तो वही चीज़ मिलना है। समझ में आया, इसलिए हम लोग आगे बढ़े। तो ये 3 दो करके लिए तो ऐसा बना, फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, अच्छा 2 करके ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस प्लस होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब 2 करके ले रहे हैं तो 3 में से 2 माइनस कितना होगा, 1, मतलब एक्स का गुणांक
बटा एक्स क्यूब का गुणांक। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए एक्स का पावर 3 का, ये हम फॉर्मूला बनाने सिखा रहे हैं आप लोगों को, डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 3 का गुणांक। अब देखिए 2 करके ले रहे थे तो 3 में से कितना घटेगा? 2 घटेगा, तो कितना बचेगा? 1, तो एक्स का गुणांक। समझ में आ रहा है? प्लस क्यों दिए? क्योंकि 2 करके ले रहे थे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे? सी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? ए। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट बन गया। अब हम लोग 3 करके ले सकते हैं क्या इसमें? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो 2 ही आया था, यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है? तो आप देखिए यहाँ पे हम पहले 1 करके लिए बना, फिर 2 करके लिए वो भी बना, अब 3 करके ले सकते हैं। 3 करके लेते हैं। अब यहाँ इसको मिटा दे क्या? नहीं, इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम। त्रिघात बहुपद के लिए ही तीसरा रिजल्ट है, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ दिख रहा है कैमरे में? चलिए तीसरा रिजल्ट क्या है भाई? यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यांकों का योग। ऐसे लिख देते हैं ना, 3 शून्यांकों को लेकर। अब जरा बताइए यहाँ पे 3 को लेकर, ठीक है ना। अब जैसे ही 3 को लेंगे तो भाई एक ही संभावना तो बनता है, अल्फा बीटा गामा। तो इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में नहीं कह सकते कि शून्यांकों का गुणनफल का बात हो रहा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को न लिख करके क्या लिख सकते हैं? शून्यांकों का गुणनफल लिख दे क्या? चलिए ये हम समझाने के लिए आप लोग को इस प्रकार से लिख रहे थे ताकि आप एक पैटर्न फॉलो कर पाए, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो अब जैसे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा होगा क्या? 3 करके ले रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि विषम है तो माइनस आ गया। अब क्या होता था? एक्स का पावर 3 का गुणांक डिवाइडेड बाई सेम वही एक्स का पावर 3 का गुणांक, लेकिन हम लोग 3 करके ले रहे थे तो एक्स का पावर 3 में से 3 माइनस तो कितना हो गया? 0। तो एक्स का पावर 0 का गुणांक डी, क्योंकि यही एक्स का पावर 0 का गुणांक। अब इसी चीज़ को कुछ आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये टोटल ना लिख करके लिख देते स्थिरांक। जहाँ पे भी एक्स का पावर 0 का गुणांक कब आता है तो उसको आप स्थिरांक लिख सकते हैं, उसको कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना आना है? अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए तो -d/a। क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए, तो ये चीज़ था 3 तक, रैखिक का, द्विघात का और त्रिघात का। उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप लोग खुद से इन सभी फॉर्मूला को बिना रटे आप लोग समझ सकते हैं, है ना आप। और उम्मीद है कि आप किसी को और को भी समझा सकते हैं। अच्छा, अगर हम आप लोगों से पूछें कि क्या 4 घात वाले बहुपद का गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध निकाल सकते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हालांकि क्लास 10 तक तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 4 घात का भी निकाल सकते हैं, 5 घात का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पैटर्न तो सेम ही रहना है। ठीक है, अब जरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। जैसे कि हम बात कर रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं, उससे पहले सबसे पहले हम ये बोले आपसे, क्या कभी आप लोगों ने जहाँ पे ईटा बनता है, ईंट बनता है, जिसे इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं, देखा है? ईटा बनते हुए देखा है? किस प्रकार बनता है ईटा? मतलब एक सांचा रहता है हमारे पास, फिर उसमें हम लोग मिट्टी डालते हैं तो ईटा बन जाता है ना। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग उसमें कटिंग करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं करते। हम लोग सिंपली मिट्टी डाल देते हैं एक सांचा में और वो बना करके दे देता है, मतलब हम लोग बनाते हैं उसको, सिर्फ मिट्टी डाला रहता है, वो ईटा बन जाता है ना। तो यहाँ पे ये हमने बता रखा था कि ये क्या है? एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। व्यापक रूप कहने का मतलब कि सांचा है। आप जैसे ही यहाँ पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो क्या मिलेगा? द्विघात बहुपद मिल जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि a इज इक्वल टू 2 आप यहाँ रखिए, b इक्वल टू 5 रखिए, c इक्वल टू -3 रखिए, तो क्या एक बहुपद मिलेगा? आपको मिल जाएगा। कैसा बहुपद मिलेगा? द्विघात बहुपद। अगर द्विघात के व्यापक रूप में रख रहे हैं, अब जैसे समझिए वही बात कि मिट्टी को अगर आप ईटा बनाने वाले सांचा में रखते हैं तो ईटा बनेगा, अगर मूर्ति बनाने वाला सांचा में रखेंगे तो मूर्ति बनेगा। तो वही चीज़ है, अगर हम द्विघात बहुपद के सांचा में डालेंगे इन वैल्यूज़ को तो क्या द्विघात बहुपद बनेगा। देखिए तो कैसा वैल्यूज बनेगा?
ए की जगह पे 2 रखें तो 2x², बी की जगह पे 5 रखें तो 5x -3। तो ये क्या बन गया हमारा, एक द्विघात बहुपद बन गया क्या? अच्छा, तो अब यहाँ से अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपसे द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद बनाने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि मुझे ए बी सी का वैल्यू दे दीजिए, हम बना देंगे, है ना, क्योंकि सांचा तो आपके पास है ही। जैसे वही मिट्टी वाली बात कि आप सर मिट्टी मुझे दे दीजिए, हम ईंटा बना देंगे, है ना। तो हम आपको क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ ए बी सी का वैल्यू दे दीजिए, आप बना देंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अब एक बात होता है कि किसी भी द्विघात बहुपद को हम लोग किस प्रकार से उसका शून्यक निकालते हैं। अगर हम बात कर रहे थे, हमने एक बहुत जाना पहचाना हमारे लिए एक एग्जाम्पल्स है जो हम लोग हर बार कंसिडर कर रहे हैं, f(x) = 2x - 8। याद सा हो गया है ये एग्जाम्पल, शुरू से हम लोग यही ले रहे हैं। इसका शून्यक क्या है? 4। कैसे निकाले थे हम लोग शून्यक? हम लोग देख रहे थे कि इस बहुपद में x का क्या मान रखा जाए कि पूरा बहुपद शून्य हो जाए। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग कहेंगे कि 2x - 8 शून्य होगा। मतलब 2x - 8 शून्य होगा कब? जब x का वैल्यू 4 हो जाए। शून्य होगा जब x बराबर 4 हो, यही ना, x बराबर 4 होगा तब शून्य होगा। इसका मतलब ये जो 4 हो गया, इसका क्या हो गया? शून्यक हो गया। इस चीज़ को निकालने का एक कॉमन तरीका था, है ना, 2x - 8 को इक्वल कर दीजिए 0 से, यहाँ से x का वैल्यू आ जाता था 4। हालांकि इक्वल्स नहीं करते, इक्वल जैसे ही करेंगे तो वो समीकरण चला जाएगा, ठीक है, इक्वल्स नहीं करते। इस चीज़ को किस प्रकार से करेंगे हम लोग आगे भी देखेंगे। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ ये सोचना रहता था कि हम लोग किस प्रकार से इस x का वैल्यूज़ को सोच पाएँ ताकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, शून्य हो जाए। वही चीज़ हम लोग लिख रहे हैं कि 2x - 8 शून्य होगा कब? जब x = 4 हो। तो जिस वैल्यू पे ये शून्य होता है वही चीज़ उसका शून्य कहलाता है। अगर यही चीज़ द्विघात बहुपद रहे तो हम लोग किस प्रकार से उसका शून्यक निकालते हैं, चलिए एक प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। अच्छा, और प्रश्न के माध्यम से ये भी समझेंगे कि उनका शून्यांक और क्या कहते हैं उसको, गुणांक, शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध का सत्यता का भी जांच करेंगे। चलिए एक प्रश्न लेते हैं आपके बुक से।